वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने जाना था कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसको जानना हमारे लिए केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के सेशन के अंदर अब हम थोड़ा सा एडवांस रूप लेते जाएंगे, कहाँ कहाँ से चीज़ें चली हैं। अभी तक जो चीजें आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी वो एंशियंट व्यू था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ये महर्षि कणद ने कैसे बताया था, और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक्स ने क्या बताया था, और बहुत सारी और भी छोटे छोटे फिलोसफर्स थे जिन्होंने उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, कोई सेंसिबल थ्योरी वो नहीं थी। तो इस वजह से जो पुरानी एंशियंट व्यूज थे वो धीरे 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 डिमोलिश हो गए, खत्म हो गए। अब उसके बाद में बहुत सारी एडवांसमेंट होती गई, और वहां से हमने एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है इसको समझने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग पोस्टुलेट्स के बारे में जाना। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करूंगा। तो यहां पर आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसके बारे में समझना है, क्या थी ये थ्योरी और इसका ईयर कौन सा था। हल्का हल्का सा आइडिया लेते रहते हैं। ये 1808 में जॉन डाल्टन, ये जो डाल्टन इन्हीं के नाम से ही है, ठीक है, तो इंग्लिश केमिस्ट थे ये। तो इन्होंने जॉन डाल्टन, ये साइंटिस्ट ने एक थ्योरी डेवलप करी, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और वे पोस्टुलेट्स एक तरह से सेंसिबल थ्योरी थी। मतलब जो पुराने वाली थ्योरी थी वो कुछ हाइपोथेसिस का बेस पर थी, है तो इसमें भी पोस्टुलेट्स ही रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सेंसिबल रहेगी साइंटिफिक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने कुछ बातें बताई। सबसे पहले तो इन्होंने यही बोला कि अगर मैं एटम को, वही वाली चीज जो इन्होंने बोला था कि अगर एटम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी जाए तो इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मान लिया आपके पास में कोई भी मैटर है, अगर उस मैटर को आप तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के बाद में ऑब्वियस सी बात है किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड से मिलकर बना होगा, राइट। ओके। और अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा तो इस ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। किससे? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और अगर और ब्रेक डाउन करूंगा तो ये एटम से मिलकर बना होगा। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी थ्योरी, जितने भी एडवांसमेंट हम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल हाई लेवल पर जो मॉडर्न टाइम पर चले हुए वैसे नहीं है। धीरे 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 क्या चेंजेस आते रहे, क्या डेवलपमेंट होते रहे, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए इसी पर आते हैं। तो यहां पर बोला गया कि एटम को आगे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, बस यही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और इस स्मॉलेस्ट पार्ट एटम से मिलकर ही ये पूरी दुनिया बनी है। सारे के सारे सब चीजों के अंदर एटम्स ही एटम्स अवेलेबल है। अगर ऐसी चीज को समझ लिया जाए तो इन्होंने एक छोटी सी बात बोली, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप इसको लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एटम is the smallest ultimate indivisible particle of any matter। इन्होंने बोला सबसे जो छोटा रहता है वो एटम ही रहता है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि मान लिया आपने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है वर्ड्स होंगे, तो वर्ड्स के अंदर लेटर, लेटर को तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हाल बिल्कुल इसमें भी है। तो सबसे पहले इसने छोटी सी बात बताई। इसके अलावा इनकी कुछ पोस्टुलेट्स थी, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ धारणाएं बनाई कि ऐसा होता होगा। वो पोस्टुलेट्स क्या क्या है जरा ध्यान से देखना। इनकी तरफ से कुछ पोस्टुलेट्स दी गई, और पोस्टुलेट्स बहुत सारी थी, जिनमें से एक तरह से ये हल्की सी सेंसिबल थ्योरी है पुरानी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस है। तो सबसे पहले आप एक सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, कंपोजिशन ऑफ मैटर। छोटे छोटे से पॉइंट है, आराम से समझ आता है, ठीक है। मैटर का कंपोजिशन किस तरह का होता है,
और उसमें एटम्स का क्या रोल है। मतलब जब कभी भी हम इसमें सब के जरा बारे में बात करेंगे तो एटम्स के रिगार्डिंग ही करेंगे। तो बोला है कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो ये कहता है कि अगर कोई भी मैटर है, किसी भी तरह का दुनिया में कोई भी मैटर है, मान लिया आपके पास में ये वाटर की बोतल है, राइट, इसके अंदर वाटर है, इसके अलावा अगर मान लिया आपका ये मार्कर है, तो कोई भी ये स्मार्ट वॉच है, कुछ भी अगर आपके पास में है, तो सब तरफ हमेशा कोई भी मैटर है तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका रहेगा, जो कंपोजिशन रहेगा, कंपोजिशन मतलब किससे वो मिलकर बना हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहेंगे, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल रहेगा वो हमेशा एटम ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करूं, मान लिया ये कोई रिंग है या फिर कोई भी अलग रिंग है, और उसमें ऑब्वियस सी बात है, मान लिया आपने गोल्ड की रिंग ली, तो गोल्ड की रिंग का मतलब क्या है, सारे के सारे जो गोल्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो गोल्ड है। और एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे एटम एक ही हो, एक जैसे ही हो, सिंपल मतलब सारे के सारे, अगर गोल्ड की रिंग बोली है तो सारे के सारे एटम गोल्ड के ही होंगे, अगर सिल्वर की रिंग बोली है तो सारे के सारे एटम सिल्वर के ही होंगे, अगर अगर आपने आयरन की रोड बोली है तो इसका मतलब सारे के सारे जो एटम होंगे वो आयरन ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका कंपोजिशन देखा जाए किससे वो मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हमेशा 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 जो स्मॉलेस्ट पार्ट निकल के आएगा वो एटम निकल के आएगा। ये इन्होंने छोटी सी बात बताई। अब इसी को आप पहले नोट डाउन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसके अंदर लिखिए, फॉर अ मैटर any element is made up of the smallest बहुत छोटा टाइनी particles which are named as क्या लेंगे इनको, इनको बोला जाता है एटम्स। ये सबसे इन्होंने छोटी सी बात बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्लियर, क्योंकि इसी के बारे में ही समझाया गया है, इसी के बारे में ही थ्योरी दी गई है। क्लियर है सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, इसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर मैं एटम को तोड़ने की कोशिश करूं तो एटम इसके अलावा नहीं टूटेगा। तो दूसरी पोस्टुलेट थी जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बारे में ही है, राइट। तो एटम्स क्या रहते हैं, एटम्स इनडिविजिबल रहेंगे। क्या रहेंगे, एटम्स इनडिविजिबल रहेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे एटम्स इनडिविजिबल, राइट। तो इसके अंदर लिखिए atoms cannot be further divided into another particles, किसी और पार्टिकल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं इट एटम कैंट बी ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, आगे ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता है। इसके बारे में बात करता है। तो सिंपल सिंपल सी बातें बोली है, कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोली है, ये लगभग लगभग इसी के आसपास ही घूमती है। तो मतलब मेन चीज ये कहना चाहता है। और दूसरी बात एक और मैं बताता हूं, जब हम मॉडर्न एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। तो यहां पर ये जो बोल रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो केवल एटम ही है, उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे ये चीजें टूटेंगी। इसके बाद में इसको ब्रेक डाउन नहीं करा जा सकता है, स्मॉलेस्ट पार्ट यही है, नहीं, ये धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में खुद ही बदलती चली जाएंगी। मतलब ये आप एक ऐसी चीज मान लीजिए जैसे कोई किसी चीज से आपको काम चल रहा है, जैसे कि आप पहले मारियो खेला करते थे, पुराने जमाने में ना मारियो खेला करते थे लोग, और वो उस गेम होता था एक तरह से, उसी पे चलाते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट आती रही, तो ऐसे आप घूम घूम के पबजी पर आए थे, और पबजी भी अब तो बंद हो गया। तो इसका मतलब धीरे धीरे किसी भी चीज के अंदर एडवांसमेंट होती रहती है। तो ऐसे एक थ्योरी ये है, और इसके जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इनको ऐसा समझ के चलोगे आजकल भी यही चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद में इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता हूं। नोट करिए पहले इतना।
तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लिया आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया, राइट, कोई भी एलिमेंट लिया, तो उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी सी ही होंगी। तो जो एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, एक जैसी रहती है। कैसे, जरा इसको जानते हैं। तीसरे वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जानते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लिया आपने किसी भी एटम को देखा इन एन एलिमेंट, तो इसके लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। क्लियर, इसके बारे में बात कर रहा है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। मान लिया आपके पास में आयरन की रोड है। क्लियर, आपके पास में एक आयरन की रोड ली, और ये आयरन की रोड के अंदर आपने ये इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए बिल्कुल सॉलिड रहता है ना ये, तो इस तरह से, और इसके अंदर आयरन ही आयरन है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये कहना चाहता है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये केवल और केवल एटम से ही मिलकर के बना हो सकता है। एटम को हार्ड स्फीयर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। क्लियर, इस तरह से ये मान लिया ये सारे के सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे कंटिन्यूसली इधर तक चलते रहेंगे। क्लियर है, तो ये सारे के सारे, अगर ये आयरन की रोड है, ये किसकी रोड है, अगर आयरन की अगर ये रोड है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, ये वाला जो आया इसको बोलेंगे क्या, ये स्मॉलेस्ट रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इसी का ही नाम हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम एटम, राइट, इसी को ही क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसको देखूं तो ये एटम होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अगर इसके ही रेस्पेक्ट में बात करें, देखो अभी यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं, तो ये सारे के सारे, ये वाला भी Fe मतलब आयरन होता है, राइट, तो ये आयरन का एलिमेंट एटम है। तो ये सारे के सारे जो भी जितने भी एटम होंगे, ये सभी एटम्स आयरन के ही होंगे। तो ऑल एटम्स ऑफ Fe, तो जितने भी एटम्स हैं तो वो सारे के सारे Fe रहेंगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ऑल एटम, जितने भी सारे के सारे एटम्स हैं, ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ Fe, सारे के सारे आयरन से बने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी, राइट। तो इनका अगर मैं मास के बारे में बात करूं, इनका मास कितना होता है, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी जाए, तो अगर ये सारा का सारा Fe एटम से मिलकर बना है, तो उसका मतलब जितने भी यहां पर एलिमेंट्स एटम्स प्रेजेंट है, उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ये चीज इन्होंने बताई है। अभी तक हम इसी के बारे में, इसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में होगा वो जरूरी नहीं होगा। इसको मैं अलग से आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये आइडेंटिकल होते हैं, जितने भी इनके एटम्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए, इन एलिमेंट, इन एन एलिमेंट्स all the atoms present are identical in nature, identical in nature। इसके अंदर लिखिए, all the properties and mass of these atoms and mass of these atoms are identical टू ईच अदर, ठीक है, एक जैसे से ही होते हैं। अगर आप आयरन का मास देखोगे तो हर एक एटम का मास एक जैसा ही होगा, इनकी प्रॉपर्टी देखोगे तो उस तरह से ही ये बिहेव करते हैं। तो ये वाली भी चीज समझ आ गई। अब एक नेक्स्ट पॉइंट इसका उल्टा रख दीजिए। अब अगर मान लिया सारे के सारे एटम एक ही हैं, तो मान लिया आपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए। जैसे कि आपने एक रॉड ले लिया, आपने दो कॉइन्स लिए। एक जो आपने कॉइन लिया है, मान लिया ये सिल्वर का कॉइन है, राइट, ये अगर मान लिया आपने कि ये सिल्वर का कॉइन है, और इसी तरह से आपने माना कि ये एक कॉइन है जो गोल्ड से मिलकर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा गोल्ड से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो ये वाला Ag का हो गया और ये वाला गोल्ड से मिलकर बना होगा।
तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो इनके अंदर एटम भी क्या सेम रहेंगे क्या? नहीं, इसका एटम अलग होंगे, इसके अंदर सारे के सारे सिल्वर सिल्वर के एटम होंगे, इसके अंदर सारे के सारे गोल्ड के एटम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास में आए तो उनके अंदर अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास, सब कुछ अलग होगा। उनके ऑब्वियसली अंदर के अंदर वेट जो रहेगा, मास जो रहेगा, वो सब चेंज हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे अंदर, इसी को लिखिए फॉर different elements, for different elements atoms present in these elements have different mass, अलग अलग इनका वजन होगा, and different physical and chemical properties, different physical and chemical properties। क्लियर है? ये आपको चीज समझ आ गई? सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मान लिया आपने एक रॉड ली है आयरन की, एक रॉड ली है आपने कॉपर की, तो ऑब्वियस सी बात है इसके एटम अलग होंगे, इसके एटम अलग अलग होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताई। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, या जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए, इसके बाद में इन्होंने कुछ और बातें भी बोलनी शुरू करी। इन्होंने बताया कि अगर मैं इसी की तरह से ही चलता रहा, इसी तरह से ही समझता रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स का रोल देखता हूं तो क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने देखा। जैसे कि मान लिया आपने एक रिएक्शन भी देखी थी, क्लियर है, देखना जरा ध्यान से। जैसे कि आपने एक रिएक्शन देखी NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपने रिएक्शन करा दी HCl की, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है NaCl प्लस H2O, राइट। तो ये क्या है, सॉल्ट रहता है, और ये क्या होता है, ये वाटर बनता है। तो अगर आप इसमें नॉर्मली देख रहे हैं तो यहाँ पर जनरल वे में बात कर रहा है, ये जनरल वे में बात करता है। ये कहते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा है, देखो अगर एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलके दो हाइड्रोजन बना लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन को देखो तो एक ऑक्सीजन था इधर, एक ऑक्सीजन इधर बना लेता है। तो ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएगा तो वो हमेशा 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 एक होल नंबर के एस्पेक्ट में ही चलने वाला है। जब कभी बनेगा यहां पर अगर 2 ही आएगा, ये कहता है 2.5 नहीं आएगा। ये कहता है यहां पर अगर 1 आएगा तो 1 ही आएगा, 1.5 नहीं आएगा, या फिर 1.7 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिंपल सिंपल होल नंबर आएगा। तो जब जब आप इसमें देखोगे तो जब जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो होल नंबर के रेस्पेक्ट में ही होते हैं। ये छोटी सी बात इन्होंने बताई, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल ये चीज फेल हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में तो थी। तो इसी के एस्पेक्ट में ही आपने 3 पॉइंट लिख लिए और 4 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद में 5th पॉइंट लिखिए। इसके अंदर लिखेंगे एटम्स का कॉम्बिनेशन, लिखिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये क्या कहता है when atoms combine in a chemical reaction, when combine in a chemical reaction,
these combine in a whole number, ये होल नंबर के साथ में कंबाइन होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए आप, रोल ऑफ एन एटम, रोल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का क्या रोल होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम का क्या रोल होगा इसको जानते हैं। देखो ये कहता है कि जब जब केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, राइट, और ये दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो वहां पर इनके जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ही केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या आप स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो। देखो किसी भी कंपाउंड को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो लास्ट में कहां पर आता है, एटम पे आके रुकता है। तो ये कहता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड आपके पास में है और उसको मुझे ब्रेक डाउन करना है तो वो एटम पर जाता है। तो जब आप केमिकल रिएक्शंस को कराओगे तो वहां पर हमेशा एटम्स ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर ये ऐसे भी कह सकता है कि जो एटम्स होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी के लिए जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस छोटे सी पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, इसी को लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन atom is the smallest part of the compound which takes part in a chemical reaction, sorry, take part in a reaction में लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट, ओके। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऊपर भी लिखा गया था, राइट, इस तरह से देख सकते हैं। तो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है कंपाउंड का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो एटम्स लास्ट इन्होंने सोचा, उसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन ये वाली थ्योरी बहुत दिन तक सक्सेसफुली नहीं चल पाई। ऐसा नहीं है कि बस यही चल रही है और कंटिन्यूसली बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, नहीं, धीरे धीरे इसका डिमोलिशमेंट होता रहा, धीरे धीरे डिक्रीज होती रही, और वहां से एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, मॉडर्न अप्रोच निकल करके आई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि मैं कोई भी पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो लास्ट में बस एटम हो सकता है, उसको आगे डिवाइड नहीं करा जा सकता है। लेकिन आज कहते हैं कि एटम को भी डिवाइड करा जा सकता है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। तो यहां से अलग अलग, जैसे पहला अप्रोच इन्होंने बताया कि जब कभी भी कोई कंपाउंड होगा वो कंपोजिशन क्या रहेगा, एटम से ही मिलकर बना होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट यही रहेगा। वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पार्ट, ये कह रहे हैं बाबूजी कि स्मॉलेस्ट पार्ट यही रहेगा। ऐसा नहीं हुआ, यहां पर हम उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं और उससे और भी पार्टिकल्स नहीं, इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स तो और भी है, स्मॉलेस्ट एटम नहीं है। दूसरा उसने बोला कि ये इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता। वही तो मैं कह रहा हूं, इसको तो ब्रेक डाउन बहुत अच्छे तरीके से करा। इवन अभी मैं बताऊंगा किस तरह से खूबसूरती से पूरे एटम को तोड़ के रख दिया गया है और छोटे छोटे पार्टिकल्स को निकाला गया है इवन वहां से, अभी बताने वाला हूं जस्ट उसके बाद। फिर इन्होंने बताया कि अगर आप इस तरह से ही करते जाएंगे तो जो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे एटम एक ही टाइप के एटम के होने चाहिए। उनके मास भी सेम होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लेकिन ऐसा आजकल की दुनिया में नहीं होता है। ये चीज भी फेल हो गई। क्यों हो गई? यहां पर मैं आपको एक आइसोटोप, मतलब एक आइसो की सीरीज सिखाऊंगा। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडाइपर क्या होते हैं। तो ये जब सारी चीजें सिखाऊंगा तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज गलत कह रहा था, तो उसका मतलब वो भी चीज नहीं चल पाई। आगे बोला गया डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एटम्स, मतलब कुछ चीजें तो चली, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा इन्होंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो जब भी करेंगे तो ये केवल और एक केवल
होल नंबर के एस्पेक्ट में ही होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर H2O अगर है तो इस तरह से ही कंपाउंड बनेगा। मतलब सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास में एक एटम है और दूसरा एटम है, दूसरे दो एटम है, और तो ये AB भी बन सकते हैं या AB2 भी बन सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी बनेंगे, चाहे आप A को मानो या फिर ये, और B को मानो ये, तो अगर इनमें देखोगे तो जो N और M ये दोनों के दोनों हमेशा होल नंबर ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम इस तरह से भी देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये पूरे के पूरे नहीं होंगे, कम भी हो सकते हैं, स्पेशल केस होते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि ये वाला होल नंबर ना हो करके केवल इसका इतना पार्ट ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कराओ, तो चीजें बदल पा रही हैं, राइट। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, यहाँ पर पूरी तरह से होल नंबर नहीं होता, तो ये चीज भी फेल हो गई। बस ये चीज आप कह सकते हैं कि एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहेंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, चलती ही जाए, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, और आगे जो है इसको डिमोलिश नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई, उसको उठाया हमने जो अभी पढ़ा, उसको पूरा कचरे के डब्बे में डाल दिया गया और वहां से नई थ्योरीज डेवलप हुई। अभी तक जो चीज बोली गई थी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, किसी साइंटिस्ट को ये बोल दिया, उनको चैलेंज दिल पे लग गया, और वहां से उन्होंने सोचा ऐसे कैसे तोड़ा नहीं जा सकता, मैं तोड़ के देखूंगा। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके अंदर एडवांसमेंट करते गए करते गए करते गए और एटम को तोड़ा भी गया। चलिए जानते हैं कि एटम को तोड़ा तो क्या क्या मिला उसके अंदर। चलिए इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब आप हेडिंग डालिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। अब आप हेडिंग डालेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इस नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, इसको जानते हैं। तो आप लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर अब थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, राइट। अब यहां पर चलते हैं हल्का सा हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ, और मॉडर्न अप्रोच में चीज बताई गई है, इस मॉडर्न अप्रोच के अंदर चलते हैं। तो यहां पर बोला गया है एटम कैन बी डिवाइडेड। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अब तक आपने पढ़ा वो सब बकवास था, सब धुआं धुआं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब यहां पर अब ये चीज बताई गई है कि एटम कैन बी डिवाइडेड, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज करी गई, ओके। तो अब देखो एटम को तोड़ा कैसे जा सकता है, ये तो मतलब खतरनाक वाली बात हो गई ना। अब तक तो हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ और ही था, अब तो चीजें बदल ही गई है, राइट। अब तो चीजें ऐसी हो गई हैं कि अरे वाह, अब एटम को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत एक्साइटिंग चीज हो गई। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे तोड़ा जा सकता है उसको, आइए जरा जानते हैं। तो यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और बहुत साइंटिस्ट इवन आजकल भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एटम को ब्रेक डाउन करने पर उसके अंदर रिसर्च करते रहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जितना छोटा दिखता है उतना होता नहीं है, इसके अंदर मान के चलो आप बहुत खतरनाक एनर्जी स्टोर्ड होती है, मतलब बहुत कुछ रहता है इसके अंदर, बहुत सारा पूरा फिजिक्स लग जाता है। क्वांटम फिजिक्स आपने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, यूनिवर्स कैसे डेवलप, तो ये वहां तक जाती हैं चीजें, मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट में भी पढ़ा जाता है। तो सवाल ये है कि हम इसको एटम ही क्यों माने, केवल इतना ही आगे क्यों नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट गए भी जिन्होंने एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा दी। बहुत सारी मेहनत करी गई है इसके पीछे। जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, एटम को ब्रेक डाउन करा गया, और एटम को ब्रेक डाउन करने के बाद में बहुत सारे पार्टिकल्स निकाले गए, अप्रोक्सीमेटली 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ दिया एटम। हाय हाय हाय, आपको तो लगा होगा अरे
अब तक तो आप कह रहे थे कि एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, और आप कह रहे हो कि इतनी बुरी तरह तोड़ दिया कि अब तक 35 पार्टिकल्स बना दिए इससे। यस, 35 पार्टिकल्स तक निकाल दिए गए हैं। देखिए जरा कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। अगर इसमें मैं एटम के बारे में बात करूं तो एटम को ब्रेक डाउन करा गया है अलग अलग तरीके से, और मैं उसको बताऊंगा किस तरह से वो पार्टिकल्स को बनाया गया है, डिस्कवरी कैसे करी गई है उनकी। जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना कि अगर एटम को देखा जाए तो एटम को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, या फिर इसको और तरीके से बताऊं तो यहां से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 35 के अप्रोक्स अब तक जो है मिल चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन। कुछ होते हैं प्रोटॉन्स, कुछ होते हैं न्यूट्रॉन्स, कुछ होते हैं मेसॉन्स, ठीक है, कुछ होते हैं पाई मेसॉन्स, क्वार्क्स भी होते हैं, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ और कुछ होते हैं बोसोन पार्टिकल्स, या फिर इनको बोसोन्स भी बोलते हैं, या फिर इनका एक और नाम होता है गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल जैसे कि नाम से भी दिख रहा है, राइट, नाम से भी ये दिखाई दे रहा है कि गॉड पार्टिकल मतलब कुछ भगवान का अंश है क्या? यस यस, ऐसा ही कुछ बताता हूं मैं, इन सब चीजों के बारे में बताता हूं पहले, ठीक है। केवल ये ही नहीं होंगे, बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस यही होंगे, एक्सेट्रा, मतलब भर भर के ये एटम भले ही बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, ये एटम भले ही बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भरे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट कर देते हैं। इसको प्रोटॉन, प्रोटॉन, इसको हम कई बार पी से डिनोट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कुछ काम करते हैं, कुछ बोसोन्स होते हैं। देखो आपके पास में हमने एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करा गया, मैं इंडिया का नहीं बता रहा हूं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करा गया, और उसके अंदर आप ये मान के 26 किलोमीटर लंबी स्टील की टनल्स बनाई गई, और उनके अंदर बहुत सारी रिसर्च करी गई, और उस पूरी मशीन को बनाया गया, और उस पूरी मशीन का जो नाम था उसका नाम है लार्ज हैडन कोलाइडर। इस मशीन को यूज करा गया था, ठीक है। अभी तक क्या था, हमें लगता था कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बस इन्हीं में ही ब्रेक डाउन करा सकता है, और इसके अलावा किसी में भी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो इसके बारे में और भी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो एक लार्ज हैडन कोलाइडर, इस मशीन को यूज करा गया, और इस मशीन को यूज करने के लिए बहुत लंबी लंबी टनल्स बनाई गई, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट इसके ऊपर खर्च करा गया है। तो इसका मतलब ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है। हुआ क्या है इसमें? इसमें एक पार्टिकल को इधर से भगाया और दूसरे पार्टिकल को इधर से भगाया, और ऐसी सिचुएशन पैदा करी गई जैसे कि बहुत साल पहले जब यूनिवर्स बना था वैसे वाली पोजीशन, सिचुएशंस क्रिएट करी गई, और वहां पर से बहुत ही कम टाइम, वेरी टाइनी, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक छोटा सा पार्टिकल जनरेट हुआ, जिसको बोला जाता है बोसोन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल के नाम से जाना, मतलब वो जल्दी से आया और बस खत्म हो गया थोड़ी देर बाद ही। तो साइंटिस्ट ने यह भी बोला है कि यूनिवर्स का मैक्सिमम हिस्सा इस गॉड पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है। तो उसका मतलब जो ये पार्टिकल है, मतलब यहां तक हमारा साइंस, यहां तक हमारी मॉडर्न रिसर्च पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत एडवांसमेंट है, हमें
इन सब चीजों के बारे में डील नहीं करना। ये वाली जो चीजें होती हैं इनको हम अलग से पढ़ते हैं। जब हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम के अंदर कैसे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ते हुए उन सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ये आपकी बाद की बातें हैं, इनको आपको अभी नहीं लेना। लेकिन जो स्टार्टिंग के आपके पास में पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये बिल्कुल बेसिक पार्टिकल्स होते हैं और इस वजह से इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इनको क्या नाम होता है? इनका नाम होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है जी फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप बताओ फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, या फिर एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, अगर बेसिक दिया हुआ है तो बेसिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इतने ही होते हैं। लेकिन क्या केवल एटम के अंदर केवल 3 ही पार्टिकल होते हैं क्या, और कोई पार्टिकल होता ही नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं। क्लियर? ओके, तो आप जल्दी से इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा जिसको लिंक करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो यहां पर आपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लिए हैं, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे बने, ये कैसे जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का, कैसे पैदा हुआ, ये कैसे प्रोटॉन हुआ, किसने पैदा करा इसको, है ना, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी, कैसे हुई, ये सब चीजों के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या मास होता है इनका, क्या इनका चार्ज होता है, और क्या इनके ऊपर अगर मैं बात करूं कोई स्पेसिफिक चार्ज है, क्या इनकी कोई और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, इन पूरी चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।